નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો. આજે આપણે વ્યાકરણની અંદર એક ટોપિક જોઈશું જેનું નામ છે વાક્ય તથા વાક્ય કે પ્રકાર. તો સૌપ્રથમ એની डेफिनेशन જોઈએ, व्याख्या જોઈએ તેની. वाक्य विचार शब्दों का ऐसा व्यवस्थित सार्थक समूह जो किसी विचार या भाव को पूर्णतः व्यक्त कर सकता है वाक्य कहलाता है. उदाहरण: भारत की संस्कृति अत्यंत प्राचीन है. इस वाक्य में प्रयुक्त सभी शब्द अर्थवान सार्थक है. एवं व्यवस्थित शब्दों का यह समूह किसी विचार को प्रकट कर रहा है. वाक्य के प्रमुख तत्व: सार्थकता. सार्थकता से अभिप्राय है वाक्य में प्रयुक्त शब्दों का अर्थवान होना. वाक्य में केवल सार्थक शब्दों का ही प्रयोग किया जाता है, पर कभी कभी निरर्थक शब्दों का प्रयोग भी विशेष संदर्भ में सार्थक बन जाता है. जैसे कुछ पानी पीकर जाना. तो इसमें पानी पानी जो है वो सार्थक शब्द है. मेरे सामने ज़्यादा चूड़ चपड़ करने की कोशिश मत करना. तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे चूड़ चपड़ जो शब्द है वो सार्थक है. उपयुक्त वाक्यों में पानी पानी चूड़ चपड़ निरर्थक होते हुए भी सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं. तो पानी पानी और चूड़ चपड़ दोनों ही शब्द यूँ तो निरर्थक है लेकिन वाक्य में सार्थक की तरह प्रयुक्त हुए हैं, जिससे वाक्य सार्थक हो सकता था. योग्यता उसके बाद है प्रमुख तत्व में. वाक्य में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है उनमें अर्थ प्रदान करने की योग्यता या सामर्थ्य होनी चाहिए. जैसे मैंने पानी खाया. वाक्य में प्रयुक्त तीनों शब्द सार्थक है, पर शब्दों के इस समूह में वांछित अर्थ देने की योग्यता या क्षमता नहीं है. जबकि मैंने पानी पिया वाक्य में अर्थ प्रदान करने की योग्यता है. अतः यह वाक्य है. आकांक्षा. आकांक्षा से आशय है. वाक्य अपने आप में पूरा होना चाहिए, अर्थात उसमें किसी शब्द की कमी के कारण अर्थ प्राप्ति की जिज्ञासा न बनी रही. जैसे चाहता है, पढ़ना चाहता है, वह पढ़ना चाहता है. तीनों में तीसरा वाक्य है. पहले दोनों में कौन और क्या. उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, निकटता. निकटता माने कि वाक्य में शब्दों को बोलने और लिखने में उचित निकटता होनी चाहिए. यदि कहीं उचित विराम की आवश्यकता हो तो वहाँ विराम चिन्हों का प्रयोग अपेक्षित है. बहुत रुक रुक कर या जल्दी जल्दी बोलने से वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता. उसके बाद आता है पदक्रम. वाक्य का सही अर्थ तभी स्पष्ट होगा जब उसमें प्रयुक्त सभी उचित क्रम में प्रयुक्त किए गए हों. जैसे मैंने केवल एक पत्र लिखा है. केवल पत्र एक है, लिखा मैंने. उपयुक्त दोनों वाक्यों में एक ऐसे जैसे शब्दों का प्रयोग किया गया है. प्रथम वाक्य से अर्थ निकल रहा है कि मैंने केवल एक पत्र लिखा है, एक से अधिक नहीं, या पत्र लिखने के अलावा और कुछ नहीं. जबकि दूसरे वाक्य से कोई अभीष्ट या इच्छित अर्थ नहीं निकल रहा है. उसके बाद आता है अन्वय. अन्वय का अर्थ है मेल. वाक्य में प्रयुक्त किए जाने वाले शब्दों में कर्ता, कर्म, वचन, कारक, क्रिया आदि में उपयुक्त मेल होना चाहिए, अन्यथा वह वाक्य शुद्ध नहीं कहलाएगा. जैसे हम खाना खाता हूँ. वाक्य में क्रिया का कर्ता से मेल नहीं है. हम कर्ता के साथ खाते हैं का प्रयोग होना चाहिए. उसके बाद है वाक्य के घटक. जिन अवयवों को मिलाकर वाक्य की रचना होती है उन्हें वाक्य के घटक कहते हैं. संरचना की दृष्टि से वाक्य के प्रधान रूप से दो ही घटक होते हैं, उद्देश्य और विधेय. अब इन दोनों के बारे में हम समझेंगे. उद्देश्य माने कि वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाए वही उस वाक्य का उद्देश्य है. इसके अंतर्गत कर्ता तथा कर्ता का विस्तार आ जाता है, जिसमें विशेषण, संबंधबोधक, भावबोधक आदि. विधेय उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय है. इसके अंतर्गत क्रिया, क्रिया विस्तार, कर्म, कर्म विस्तार आदि आ जाते हैं. कुछ उदाहरण है हम देखते हैं. सचिन आपके स्कूल आ रहा है. बूढ़ा आदमी धीरे धीरे चल रहा है.
हमारे हिंदी के अध्यापक ने हमें मनोरंजक कहानी सुनाई। तारा का भाई नरेश कहानी की पुस्तक धीरे धीरे पढ़ता है। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पे वाक्य का क्रम दिए गए हैं। तो कर्ता, कर्ता का विस्तार, क्रिया, क्रिया का विस्तार, कर्म और कर्म का विस्तार। वाक्य के प्रकार। वाक्य का विवेचन मुख्य रूप से दोनों स्तर पर किया गया है, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। इस दो स्तरों के आधार पर वाक्य के प्रकार निम्नलिखित हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार। विधानवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के होने का अर्थ करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक वाक्य कहा जाता है। जैसे प्रियोदा सेवा भावी थी, डॉक्टर आराम करने के लिए कहा था, वृक्ष हमें स्वच्छ वायु प्रदान करते हैं। उसके बाद विद्यार्थी मित्रों, निषेधवाचक वाक्य, जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक वाक्य कहा जाता है। तो ये था निषेधवाचक वाक्य। विधानवाचक, जिस वाक्य में कार्य के होने का अथवा करने का सामान्य कथन हो उसे विधानवाचक कहा जाता है। और निषेधवाचक में जिस वाक्य में कार्य के न होने का या न करने का बोध हो उसे निषेधवाचक कहते हैं। निषेधवाचक के उदाहरण हम देखते हैं कि मैं आज खाना नहीं खाऊंगा, मरना मुझे कठिन नहीं लगता, वह घर नहीं जाएगा। तो विद्यार्थी मित्रों, हम यहीं तक लिखेंगे और वाक्य तथा वाक्य के प्रकार, वाक्य तथा वाक्य के प्रकार का दूसरा भाग हम अपने दूसरे लेक्चर में देखेंगे। तब तक आप अपने नोटबुक में यहाँ तक लिखिए।